अंशु बेटा क्या है, अभी तक तैयार नहीं हुए तुम? बताया था ना 8 बजे फिल्म देखने चलेंगे। हाँ पापा मुझे याद है, मैं रेडी हो गया हूँ, आप भी कपड़े बदल लो। क्या कहा, तुम तैयार हो गए हो? ये लोअर टी शर्ट पहनकर फिल्म देखने चलोगे क्या? कोई और ढंग के कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? जाने दो ना पापा, ये लोअर टी शर्ट भी ठीक ही लग रहा है, इसमें क्या खराबी है। अच्छा, अगर बाहर जाते समय भी तुम्हें ये पजामा ही पहनना होता है तो फिर हजारों रुपए लगाकर जो तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लाता हूँ उसका क्या फायदा है? वो क्या सिर्फ अलमारी में सजा कर रखने के लिए है? इसी बात का तो रोना है पापा, अलमारी में सजा कर रखे होते तो कुछ बात ही नहीं थी। हमारी अलमारी में कपड़े सजे कहाँ होते हैं, उनका तो भरता बन जाता है। ये धीरे धीरे होठ क्यों फड़फड़ा रहा है? चल बातें बनाना बंद कर, जल्दी से जा और जाकर कपड़े चेंज कर ले। मैं अभी कपड़े बदल लेता हूँ। अभी तो पापा को मेरी बातें फालतू नजर आ रही होगी। कोई बात नहीं, जब अलमारी खोलकर अपने लिए कपड़े ढूंढेंगे ना तो उन्हें समझ में आएगा कि मैं पजामा पहनकर जाने के लिए क्यों तैयार हो गया था। अंशु को डांटने के बाद दीपक जाकर जैसे ही अपनी अलमारी खोलता है, कपड़ों का एक बड़ा सा गट्ठर उसके मुंह पर आ गिरता है। अरे यार, ये क्या पागलपन है? ये कौन सा तरीका है अलमारी में कपड़े रखने का? ऐसा लग रहा है अलमारी में कपड़े नहीं बल्कि भूसा भर दिया हो किसी ने। अब इस गट्ठर में से अपनी जीन्स शर्ट निकालना मतलब भूस में से सुई ढूंढना। मुझे लग रहा है अंशु तू ठीक ही कह रहा था, इस टी शर्ट लोअर में भी कोई खराबी तो है नहीं, और वैसे भी इतनी रात को फिल्म देखने जा रहे हैं हम लोग, कौन देखने वाला है? मैं भी ऐसा करता हूँ, ये लोअर पहनकर ही चल पड़ता हूँ। बहाने क्यों बना रहे हो पापा? सीधा सीधा बोलो ना, मम्मी के इस कपड़ों के भरतों में से अपने कपड़े ढूंढ पाने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हो ना। अंशु की बात सुनकर अब दीपक को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी पत्नी प्रीति को आवाज लगाता है। प्रीति, प्रीति इधर आओ। अरे क्यों शोर मचा रहे हो? नॉर्मल आवाज में बात करनी आती नहीं क्या आपको? हर बात पर चिल्लाने लगते हो। मैं कोई पागल नहीं हूं जो तुम्हें बिना बात में चीख कर बुलाऊंगा। ये बताओ, ये अलमारी है, अलमारी ऐसी होती है क्या? तुम बता दो, कोई माई का लाल है जो इस अलमारी में से अपने कपड़े ढूंढ कर दिखा दे? देखो, तुम तो महारानी बनकर तैयार होगी, पति और बच्चे क्या पहनेंगे इसके बारे में सोचा तुमने? एक बात बताओ, इस गट्ठर में से तुम्हें अपने कपड़े कैसे मिल जाते हैं? हमें तो अपने कपड़े नहीं मिल रहे। मम्मी को तो कपड़े मिल ही जाएंगे ना पापा, और वैसे भी मम्मा कौन सा अपना ड्रेस रिपीट करती है, हर महीने 3-4 नई ड्रेस तो खरीद लेती है, जहां भी जाना होता है नई ड्रेस पहनती है और पुरानी वाली को इस गट्ठर में दबा देती है। बस इसीलिए मम्मी के हर महीने बढ़ते हुए कपड़ों के बोझ में हमारे बेचारे 2-4 कपड़े दब कर रह जाते हैं। अगर ज्यादा बोलेगा ना तो एक तमाचा मारूंगी। और आप ये अपनी माँ के बारे में ऐसी उल्टी सीधे बातें कर रहा है, आपको रोकना चाहिए ना उसे, लेकिन नहीं, आप क्यों रोकेंगे? आप तो खुद इसकी बातों से सहमत है। हाँ भाई, खरीदती हूँ मैं महीने में 4 जोड़ी कपड़े। तेरे बाप की हिम्मत नहीं है बोलने की, तू ज्यादा बोलेगा ना तो मार खाएगा मुझसे। मैंने क्या तुम लोगों को रोक के रखा है? तुम्हें पहनना है तो तुम भी खरीद लिया करो, अपनी कमाई से खरीदती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। हाँ भाई हाँ, समझ गए हम कि तुम खरीद सकती हो, इसलिए अपने पैसों से खरीद लेती हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जेब में बंदूक, गोला, बारूद खरीदने के पैसे आ जाए तो क्या गोला बारूद खरीद कर अपने घर को उड़ा दोगी तुम? पैसा बेशक तुम्हारा है, लेकिन उसे कहाँ खर्च करना है उसके लिए थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो। अरे तुम्हारी अलमारी में इतने कपड़े ना कि पूरे मोहल्ले की औरतों के कपड़े जोड़कर भी इतने कपड़े नहीं बनेंगे, और उसके बाद भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम। हर 10वें दिन एक नई ड्रेस ऑर्डर कर लेती हो। तुम दोनों बाप बेटे को तो मेरे कपड़े आंखों में खटकते रहते हैं, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। फिल्म देखने का टाइम हो रहा है, फटाफट तैयार हो जाओ, वरना मैं किसी का वेट नहीं करने वाली, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अरे महारानी, तो हमें कौन सा पैसों में आग लगाने का शौक है? मुझे भी पता है फिल्म देखने का टाइम हो रहा है, लेकिन तुम्हारे इस गट्ठर में से हमारा एक कपड़ा भी मिल जाए तब तो हम पहनकर तैयार हो। पापा, मम्मी अपने पैसों से रोज नया नया ड्रेस खरीद सकती है, तो क्या आप अपनी सैलरी से एक नई अलमारी नहीं खरीद सकते? कम से कम हम दोनों के कपड़े सही तरीके से रखे रहेंगे तो कहीं जाने के समय कपड़े तो मिल जाएंगे। आपको पता है, हफ्ते में 1 दिन हाउस ड्रेस पहनकर स्कूल जाना होता है मुझे। पिछले 2 हफ्तों से सैटरडे को मैं स्कूल ही नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मम्मा ने पता नहीं मेरा हाउस ड्रेस कहाँ रख दिया है, मिल ही नहीं रहा। मम्मा की वजह से हर मंडे को स्कूल जाकर मुझे टीचर से डांट खाने को मिलती है। तू सही कह रहा है बेटा, तेरी माँ की सेहत पर तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लगता है हमें अपने लिए अलग अलग अलमारी ही खरीदनी पड़ेगी,
तेरी बात में दम तो आया। चल अभी मैं किसी तरह से हम दोनों के कपड़े ढूंढ कर निकालता हूं। अरे यार, इतनी देर तक अलमारी में दिमाग खपाने के बाद भी एक भी जोड़ा नहीं मिल पा रहा है। अब बता, इस ग्रीन टी शर्ट के साथ ग्रीन पैंट पहनकर बैंड मास्टर बनकर थोड़ी ना बाहर जाएंगे। तेरे कपड़ों का भी यही हाल है, किसी का भी पैर नहीं मिल रहा। मम्मा अब आप ही देख लो, पापा की इतनी मेहनत के बाद भी ये बेमेल कपड़े मिल रहे हैं। अब आप ही बताओ हम क्या करें। अरे बेटा, किसने कह दिया कि ये कपड़े बेमेल है? और आजकल ना वो जमाना नहीं रहा कि व्हाइट पैंट के साथ ब्लैक शर्ट पहनकर जाओगे तभी कूल लगोगे। बेटा, आजकल तो मोनो कलर का फैशन है। ग्रीन शर्ट पर ग्रीन पैंट पहनोगे तो क्लासी ही लगोगे। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? कार्टून बनाकर ले जाओगी मुझे बाहर? अरे भाई, मैं क्यों तुम्हें कार्टून बनाकर ले जाने लगी? मैं तो अकल की बात कर रही हूँ, और तुम्हें मेरी फैशन सेंस में भरोसा ही नहीं है। रहने दो पापा, वैसे भी मैचिंग के कपड़े ढूंढने में तो पूरी पिक्चर निकल जाएगी। अभी जो मिल गया है वही पहन लेते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी कपड़े बदल लेते हैं। उसके बाद कल संडे है, कल चलकर नई अलमारी खरीद लाएंगे। आधे घंटे तक प्रीति के कपड़ों के साथ हाथापाई करने के बाद अब उनके अंदर फिर से अलमारी में रखे कपड़ों की भूल भुलैया में घुसने की ताकत नहीं थी, इसलिए जो हाथ आया वही पहनकर वे लोग फिल्म देखने पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या, फिल्म तो पहले ही 20 मिनट की निकल चुकी थी, जिसकी वजह से दीपक का पारा बहुत गर्म हो गया था। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जो रायपुर की महारानी मेरे भाग्य में लिख दी भगवान ने। अरे किसी भी काम में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है ये औरत। फिल्म देखने के लिए सबसे महंगी बालकनी की टिकट खरीदी और उसके बाद भी पूरी फिल्म देखने को नहीं मिली। पापा चुप हो जाओ ना, पहले आधे घंटे की फिल्म निकल गई है। अब आप यहाँ पर मम्मी से लड़ना शुरू मत कर देना, वरना आगे पीछे बैठे हुए लोग हमें हॉल से बाहर निकाल देंगे। दीपक पत्नी प्रीति की आदतों से परेशान हो चुका था, इसलिए अगले ही दिन वो बाजार जाकर अपने लिए नई अलमारी खरीद लाता है। अगले दिन, अरे वाह पापा, किए हुई ना बात। अब हम दोनों के कपड़े ना आराम से इस अलमारी में रहेंगे। मम्मी को बनाने दो अपने कपड़ों का भत्ता, कम से कम हमें तो आराम से अपने कपड़े मिल जाया करेंगे। कुछ दिन तो अंशु और दीपक बड़े खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे कि प्रीति की आदत थी, 2-3 महीने बीते नहीं कि वो अलमारी भी प्रीति के कपड़ों से लबालब भर चुकी थी, और इस अलमारी का हाल भी बिल्कुल वही हो गया था जो पिछली अलमारी का था। अंशु या दीपक को अपना एक भी कपड़ा ढूंढने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी। अरे यार प्रीति, कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो तुम हमारे साथ? ठीक है, तुम्हें बहुत शौक है ना पूरे घर को धोबी घाट बनाने का, शौक से बनाओ। इसके लिए तुम्हारी अलमारी अलग कर दी थी ना हमने। सारी दुनिया के कपड़े खरीद कर भर लो अपनी अलमारी में, लेकिन मेरी और अंशु की अलमारी में अपने कपड़े किससे पूछ कर भरे तुमने? अच्छा जी, अब इस परिवार में मेरा तेरा चलेगा क्या? यही सब सिखाकर बड़ा करोगे अपने बेटे को? घर में 2 अलमारी है और उस पर ऐसा कोई नाम तो लिखा नहीं है ना, ये मेरी वो तुम्हारी। मेरी अलमारी में कपड़े नहीं आ पा रहे थे और तुम्हारी अलमारी पूरी खाली पड़ी थी, तो मैंने अपने कपड़े रख लिए इसमें। कौन सी आफत आ गई? दुनिया में पहली बार हुई है क्या ये घटना, जिसके लिए पूरा घर सर पर उठा रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है। ठीक है, तुम्हें कपड़े खरीदने का बहुत शौक है ना, उन्हें तमीज से रखना भी सीख जाओ। इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती हो और फिर ऐसे अलमारी में भर देती हो। जितना समय अपने मुंह को चमकाने में लगाती हो ना, अगर उसका 10वां हिस्सा भी घर को साफ सुथरा रखने में लगाती तो इस अलमारी की ऐसी दुर्गति ना होती। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि घर में सारे काम सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही करेगी? हाँ भाई ठीक है, नहीं आता मुझे अलमारी और घर को सही तरीके से मैनेज करके रखना, लेकिन तुम्हें तो सब आता है ना, तुम कर दिया करो। मेरा इंतजार क्यों करते हो? करना कुछ नहीं है, बस बातें बड़ी बड़ी करनी है। मुझे तो अपने कपड़े मिल जाते हैं भाई, तुम्हें ज्यादा परेशानी होती है तो संडे के दिन पूरी अलमारी सेट कर लिया करो। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाकर मेहनत तो तुम भी कर ही सकते हो, है ना? प्रीति की बेफिक्र बातें सुनने के बाद दीपक को इतना समझ में आ गया था कि प्रीति की हरकतें इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है। लगता है कि ऐसे सुधरने वाली नहीं है, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। जब तक इसे हमारी परेशानी समझ में नहीं आएगी, इसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं होने वाला। पापा, मम्मी को तो अपने कपड़े आराम से मिल जाते हैं, इसलिए उनसे सुधरने की उम्मीद करना ही बेकार है। रहने दो, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ही आदत डाल लेनी चाहिए ऐसे कपड़े पहनने की। नहीं बेटा, अगर तेरी माँ शेर है तो मैं सवा शेर हूं, और ये बात अब मैं साबित करके दिखाऊंगा। बहुत हो गया, अभी तक मुझे लगता था कि शायद बातों से इस परेशानी को हल किया जा सकता है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पानी सर से ऊपर निकल गया है। लेकिन पापा, आप करोगी क्या?
मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। बस देखते जाओ बेटा। अगले दिन। प्रीति, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे भाई, तुम्हारे फ्रेंड का फोन आया था, किटी में नहीं जाना क्या तुम्हें? आज तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है मेरी किटी की, वरना तो मेरी किटी के नाम से हमेशा मुंह टेढ़ा करते रहते हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारी किटी से दिक्कत नहीं होती। बस किटी के नाम पर जो तुम फैशन परेड करती हो ना, उससे मुझे थोड़ी चिढ़ हो जाती है। लेकिन मैंने सोच लिया है, अब से मैं तुम्हारे और तुम्हारी किटी के बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई, सजना संवरना तो औरतों का अधिकार होता है। क्या बात कर रहे हो? सूरज कौन सी दिशा से निकला है आज? चलो अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, फिर बाद में कहो कि मैंने जानबूझकर तुम्हें किटी में जाने से लेट कर दिया। कुछ देर बाद प्रीति परेशान होकर सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। अरे मम्मा, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? और पापा तो कह रहे थे आज अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली हो आप। हाँ बेटा, जाना तो था, लेकिन क्या बताऊं, लगता है जा नहीं पाऊंगी। क्यों मम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे पता नहीं क्या आफत आ गई है, मेरी एक भी ड्रेस नहीं मिल रही। क्यों भाई, तुम्हारी ड्रेस को कोई पर लगे है क्या, जो अलमारी में से निकल कर कहीं भाग जाएगी? और वैसे भी तुम तो हमेशा मेरा और अंशु का मजाक उड़ाती थी कि हमें अपने कपड़े संभाल कर रखना नहीं आता। अरे तुम्हारे कपड़े तो तुम्हें चुटकी बजाते ही मिल जाते हैं। फिर आज क्या हुआ, चुटकी नहीं बज पा रही है क्या तुम्हारे हाथ से? सच सच बताओ, कहीं तुम्हारा ही तो हाथ नहीं है ना मेरे कपड़े गायब करने में? अरे अब भाई, तुम्हारी अलमारी खोलने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तुम्हारे कपड़े क्या गायब करूंगा? और तुम्हारी अलमारी में हाथ डालकर जो कपड़े निकाल लेना, उसे तो मैं वैसे ही राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दूं। सच में मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। और ये कैसी बेतुकी सी बातें कर रही हो तुम? पूरी अलमारी तुम्हारी कपड़ों से खचाखच भरी हुई है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें कपड़े नहीं मिल रहे। तुम्हारे हिसाब से ये जो इतने कपड़े अलमारी में भरे हुए हैं, इनमें से कोई भी पहनने लायक नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा कि अलमारी में जो कपड़े भरे हैं वो पहनने लायक नहीं है? लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम औरतें तुम आदमियों की तरह किसी भी रंग की पैंट के साथ कोई भी शर्ट पहनकर नहीं निकल सकते। अरे साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पेटीकोट होगा तभी तो पहनकर जाऊंगी ना। किसी साड़ी का ब्लाउज गायब है, किसी का पेटीकोट। अरे मम्मा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपकी साड़ी नहीं मिल रही तो आप सलवार कमीज पहनकर चले जाओ। और आजकल तो आप वो कुर्ता, लेगिंग वगैरह भी पहनते हो, उसमें तो बहुत स्मार्ट लगते हो आप। लेट हो जाओ कि जल्दी जल्दी जो मिल रहा है वो पहनकर जाओ। अरे मेरे प्यारे बेटे, अगर एक भी सूट मिल गया होता तो मैं इस समय इतनी परेशान थोड़ी ना बैठी होती। अब क्या बताऊं, सिर्फ साड़ी नहीं, मेरे सूट, कुर्ती, लेगिंग सबका यही हाल है। लाल सूट के साथ नीली सलवार पहनकर तो नहीं जा सकती। किसी सूट का दुपट्टा गायब है, किसी की पैंट मिल रही है तो उसका कुर्ता नहीं मिल रहा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। अरे भाई, कमाल करती हो तुम भी। तुमने उस दिन मुझे क्या समझाया था कि आजकल तो मोनो कलर, कॉन्ट्रास्ट कलर, यही सब फैशन में है। आजकल मैचिंग के कपड़े कौन पहनता है? तुम भी ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से कोई भी कॉम्बिनेशन उठाकर पहन लो। और फिर तुम्हारे ग्रुप में तो तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी फैशन सेंस की इतनी कायल है कि तुम लाल के साथ नीला पहनकर चली जाओगी ना, तो वो भी फैशन स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ तो मेरा दांव मुझ पर ही उल्टा पड़ गया, करूं तो क्या करूं। तभी प्रीति की सहेली दिव्या का फोन आता है। अरे यार, कब आएगी? तू आ रही है ना? अब किस मुंह से बताऊं कि मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे। हाँ आ रही हूं, तू टेंशन मत ले, बस पहुंच ही रही हूं फटाफट। मजबूरी में प्रीति एक सलवार कमीज उठाकर पहन लेती है, लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि सूट, पैंट और दुपट्टा तीनों ही आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, जिसके कारण हमेशा ब्यूटी क्वीन बनकर किटी में जाने वाली प्रीति आज किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी किटी में। क्या होलिया बना रखा है तूने? माना कि मैंने तुझे जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं थी कि तू ये जोकर वाली ड्रेस पहनकर आ जाए। पीले कुर्ते के साथ ऑरेंज कलर की सलवार और बैंगनी रंग का दुपट्टा, क्या कॉम्बिनेशन है ये? अरे तू तो पागल है, तुझे किसने कहा इस कॉम्बिनेशन में कोई खराबी है? तुझे पता है डिजाइनर ड्रेस है ये मेरी, पूरे 8,000 के लिए ये सलवार कमीज मैंने। और इसकी खास बात यही है कि इसमें हर सेक्शन के लिए अलग कलर का यूज हुआ है। सही बताऊं तो अगर डिजाइनर कपड़े ऐसे होते ना तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं अपने कपड़े खरीदने के लिए किसी डिजाइनर के पास नहीं जाती। मेरा ड्रेस देख ले तू, लोकल मार्केट से लिया है मैंने, कोई अंधा भी बता देगा
तेरे इस डिजाइनर से तो मेरा ड्रेस लागू अच्छा लग रहा है। दिव्या की बात सुनकर किटी में आई हुई बाकी औरतें भी अब प्रीति की पसंद और कलर कॉम्बिनेशन का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिसके कारण प्रीति को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे तो लगता था डिजाइनर ड्रेस और फैशन ट्रेंड के नाम पर मैं बड़े आराम से अपनी सहेलियों को बेवकूफ बना सकती हूँ, लेकिन सबने तो मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया। जब से पार्टी में आई हूं मुझे देखकर हंसी जा रहे। इतनी शर्मिंदगी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। सहेलियों के बीच में अपनी धाक जमाने के लिए हर महीने नई ड्रेस पहनकर किटी में आती हूं मैं। उसके बाद भी सालों की बनी हुई मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ, कुछ जरूरी काम याद आ गया है। जैसी प्रीति पर्स उठाकर जाने लगती है, पीछे से सलोनी दिव्या से कहती है, अरे तुझे पता नहीं है, ये उनकी पूरी फैमिली का स्टाइल है। 2 पैसे की फैशन सेंस नहीं है इनके अंदर। तुझे पता है इसका बेटा, इसके हस्बैंड, सब लोग ऐसे ही बेमेल कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं। इसके हस्बैंड को तो मैंने कितनी बार बिना आयरन की हुई बेमेल शर्ट के साथ रंग बिरंगी पैंट पहनकर ऑफिस जाते हुए देखा है। कहने को बैंक मैनेजर है, पर ड्रेसिंग सेंस इतना खराब। मुझे लगता है ऑफिस का चपरासी भी इनसे अच्छे रंग के कपड़े पहनकर जाता होगा। सहेलियों की कानाफूसी प्रीति के कानों में अच्छी तरह से पहुंच गई थी। अपमान का घूंट पीकर प्रीति पैर पटकते हुए अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर, आज तो भाई किटी से बड़ी जल्दी लौट आई। वैसे तो 2-3 घंटे बाद आना होता था ना तुम्हारा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मुझे अपनी अलमारी की तबीयत सुधारनी है, इसलिए जल्दी आ गई। मतलब मैं समझा नहीं। मुझे समझ में आ गया, इतने दिनों से जो मैं आप लोगों के साथ कर रही थी वो कितना गलत था। आज जब मुझे भी बेमेल मिसमैच कपड़े पहनकर पार्टी में जाना पड़ा, तब मुझे समझ में आया कि आप लोगों को कपड़ों के उस सैंडविच में से निकालकर मिसमैच कपड़े पहनकर बाहर जाना कैसा लगता होगा। मुझे माफ कर दो, मैं आज ही दोनों अलमारी को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अगले 2 दिन के अंदर प्रीति ने दोनों अलमारियां अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी थी और कम इस्तेमाल होने वाले कपड़े फोल्ड करके डबल बेड के बॉक्स में डाल दिए थे, जिससे कि अलमारी में अच्छी खासी जगह बन गई थी। पापा, जब आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता ही था, तो ये सब थोड़े दिन पहले नहीं कर सकते थे? क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं बच्चा है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, आज संडे है, शॉपिंग पर चलोगी? बिल्कुल नहीं। ये जो 2 ट्रक कपड़े हैं, पहले इन्हें इस्तेमाल कर लूं। पत्नी की बात सुनकर दीपक राहत की सांस लेता है। उसे समझ में आ गया था कि बेशक दवा थोड़ी कड़वी थी लेकिन असर बराबर हुआ है। अरे फूल, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कब मिलेगा? दोपहर में? ओफो, आप भी ना बिल्कुल ड्रामा क्वीन हो। अपनी किसी भी बहू को कह दो ना, वो दे देगी। मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम्हारे पीछे तो मैं 30 साल पहले ही पड़ गया था। आप क्या चाहती हो कि किसी और के पीछे पड़ जाओ? आपसे ना बात करना ही बेकार है। मैं ही बुलाती हूँ किसी को। बहू, अरे आओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी जी? अरे अपने ससुर जी को नाश्ता तो दे दो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। अरे ये क्या है? अभी तो कह रहे थे नाश्ता दे दो, अब जब नाश्ता दिलवा रही हूँ तो कह रहे हो नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा था नाश्ते के लिए। मुझे तुम्हारे ही हाथों से चाहिए, किसी और के नहीं। शायद हम गलत समय पर आ गए। यहाँ पर रोमांस चल रहा है। सही कह रही हूँ। ओफो, आप भी ना कितने बड़े हो गए हो, लेकिन बच्चों वाली हरकत है। चलो बहू, तुम लोग जाओ, मैं ही दे देती हूँ उनको नाश्ता। अभी भी बहुओं में कमी है। जब वो कमी खत्म हो जाएगी तो इन लोगों से ले लूंगा नाश्ता। अरे हम लोगों में क्या कमी है पापा जी? कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, तुम लोगों में कोई कमी नहीं है, ना तुमसे कोई गलती हुई है। कमी से मेरा मतलब था कि एक बहू अभी भी कम है। आनंद की शादी हो जाए, फिर 3 बहुएं हो जाएंगी, फिर तीनों मिलकर हमारी सेवा करना। ओह अच्छा, वैसे तो फिर देर किस बात की? देवर जी के लिए कोई सुंदर सुशील कन्या ढूंढ लेते हैं। मैं तो इतने दिनों से नज़र दौड़ा रही हूँ। तुम लोगों की जान पहचान में कोई हो तो बताओ। जरूर जरूर। अब ये सारा डिस्कशन यहीं मत शुरू कर देना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। हाँ भाई, लाती हूँ मैं। अगले दिन रात का समय था। पूरा घर शांत था। चंपकलाल अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी फूल देवी घर वालों को आवाज लगाती है, सब सुनो तो, जरा यहाँ आओ। चंपकलाल, गौरव, काजल, नमन, पूनम, आनंद धीरे धीरे आकर हॉल में इकट्ठा हो गए। अब क्या हुआ? रात में मीटिंग क्यों बुला ली? एक जरूरी बात बतानी थी। कल आनंद को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। क्या? अरे पर इतनी बड़ी बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अभी बता रही हैं आप मम्मी जी। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया?
पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पक्का करना था कि वो लोग सच में आने वाले हैं या नहीं। अब कंफर्म हो गया इसलिए बता रही हूँ। फूल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। सच में तुम्हारे बिना यह घर चलता ही नहीं। तारीफ सुन सुनकर फूल तो उड़ने वाली है। सही कहा, लेकिन असली मुश्किल तो अब आएगी। इतने कम समय में खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? हाँ, और कल का दिन मतलब हमारी छुट्टी गई। अरे चिंता मत करो, थोड़ा इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। सारा सामान मार्केट से ले आई हूँ, बस कल खाना बनाना है। और इसके लिए भी मैं यामिनी को फ़ोन कर दूंगी, वो भी आकर मदद कर देगी। अच्छा, यामिनी आएगी मदद करने? वो मदद करेगी या और काम बढ़ाएगी? सही कहा, एक नंबर की नौटंकीबाज है। दोनों यामिनी का नाम सुनकर मन ही मन परेशान हो जाती है, लेकिन अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती। मम्मी, कम से कम लड़की की फोटो तो दिखा दो। अरे कल जब वो लोग आएंगे तब खुद देख लेना ना, लाइव देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हैं? अभी आराम करो और सोचो कि कल कैसे खुद को उनके सामने पेश करना है। इसके बाद आनंद कुछ नहीं बोल पाता और फिर सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही घर में हलचल शुरू हो गई। तभी बाहर से यामिनी और उसका पति पंकज घर में दाखिल हुए। नमस्ते सबको। आ गई ड्रामा क्वीन। वाह, तुम दोनों तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तारीफ मत कर, हमें तेरे इरादे पता है। अभी तो शुरू हुई है, आगे देखो क्या क्या बोलेगी। अरे यामिनी, आ गई तू? हाँ मम्मी जी, इतनी बड़ी बात हो और मैं ना आऊं? फूल देवी उसे गले लगाती है और पंकज को ड्राइंग रूम में बिठाकर यामिनी को रसोई में ले जाती है। चल बता, अब क्या क्या करना है ताकि वो लोग खुश हो जाए। यामिनी मदद करने का नाटक करती है और यहाँ काजल और पूनम दूर से ये सब देखकर झुंझला रही थी। पता नहीं ये मदद करने आई है या और काम बढ़ाने। भगवान ही बचाया आज हमें। किचन में तो चारों ओर शांति का माहौल था, सब तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन हॉल में तूफान सा आ गया। यामिनी, यामिनी! पंकज की आवाज सुनकर यामिनी समेत काजल, पूनम और फूल देवी सब किचन से भागते हुए बाहर आए। यामिनी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ 10 मिनट से बैठा हूँ, न किसी ने ढंग से मिलकर पूछा, न पानी दिया और न ही चाय। ये कैसी मेहमान नवाजी हो रही है घर के दामाद की? अरे दामाद जी, नाराज मत होइए, हम लोग ना बस थोड़ा बिजी हो गए थे। बिजी? आप तो सिर्फ अपनी बेटी से मिली और उसे खींचकर किचन में ले गई। मेरी तरफ तो आपने देखा भी नहीं। अरे आप नाराज न हो, आराम से बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनवाती हूँ बस। यामिनी ने तुरंत पूनम से चाय बनाने को कहा। पूनम ने चाय के साथ ढेर सारा नाश्ता भी लाकर पंकज के सामने रख दिया। ये देखकर पंकज थोड़ा शांत हो गया। ठीक है, पर घर के सारे मर्द कहाँ है? अरे कोई नहा रहा है, कोई बाहर काम से गया है, कोई अपने कमरे में है, बस सब यूं ही इधर उधर है। पंकज के शांत होने पर सब फिर से किचन में लौट आए और खाना बनाने की बातचीत शुरू हुई। मुझे लगता है हम मिठाई में बेसन के लड्डू बना लेते हैं, सबको पसंद आएंगे। नहीं दीदी, गुलाब जामुन बनाते हैं, वो हर किसी को पसंद आते हैं। अरे गुलाब जामुन, तुम जानती भी हो उसे बनाना कितना मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर सारी मेहनत हमसे ही करवाओगी। यामिनी की बात सुनकर फूल देवी भी हंसने लगी। सही कह रही है यामिनी, आता जाता कुछ नहीं, बस बातें बनवा लो महारानी से। ये सुनकर पूनम को गुस्सा आ गया और उसने यामिनी से बहस शुरू कर दी। दीदी, आप हर बार मेरे सुझाव को गलत क्यों ठहराती हैं? मुझे भी कुछ आता है, आप बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करती है? ओहो, ये तो गुस्से में लाल पीली हो गई। अच्छा ठीक है, तुम ही बनाओ अपने गुलाब जामुन, देखते हैं गुलाब जामुन बनेंगे या जुलाब गामुन। पूनम ये सुनकर और गुस्से में आ गई और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। काजल भी पूनम के पीछे पीछे उसे समझाने के लिए भागी। देखो पूनम, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। दीदी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करती रही तो वो जीत जाएंगी। तुम्हें यही चाहिए क्या? मतलब ये कि अगर तुम्हें जीतना है तो वहीं रहकर जीतना होगा। उन्हें बोलने दो जो बोलना है, तुम अपने तरीके से अपनी बात मनवाओ। चलो मैं सब संभालती हूँ। काजल ने पूनम को समझाया और उसे लेकर किचन में आई। यहाँ किचन में फूल देवी और यामिनी जोर जोर से हंस रही थी। देखा मम्मी, ये लोग हमसे जीतने की कोशिश कर रही हैं, इन्हें नहीं पता कि हम क्या चीज़ है। सही कह रही हो, इन्हें ढंग से ये भी नहीं पता कि घर का खाना कैसे बनता है, और यहाँ हमें सिखाने चली है। जैसे ही काजल और पूनम ने किचन में कदम रखा, फूल देवी और यामिनी अचानक चुप हो गई। मम्मी जी, दीदी, आज घर की इज्जत का सवाल है, लड़ाई झगड़े का नहीं।
हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बहस मैंने तो शुरू नहीं की थी। हाँ बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था। बस अब कोई बहस नहीं होगी, सब मिलकर काम करेंगे। और मम्मी जी आप सबसे बड़ी हैं, आपसे उम्मीद है कि सबको साथ लेकर चलेंगे आप। बड़ी मुश्किल से सबने एक दूसरे को माफ किया और काम में लग गए। घर में कुछ देर तक सब कुछ शांति से चलता रहा। सब अपने अपने कामों में लग गए थे। अचानक एक कड़क आवाज ने उस शांति को तोड़ दिया। मेरी चप्पल कहाँ है? किसने पहनी? तुम सबको पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजें छुए। अरे भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पहनी। मैं तो तुम्हारी चीजें छूता ही नहीं, तुम्हारी चप्पल तो कभी नहीं छूता। लेकिन आनंद का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने चिल्लाते हुए पूरे घर को हिला दिया। अगर किसी ने मेरी चप्पल पहनी है तो अभी बता दो, वरना मत कहना कि मैंने पहले नहीं चिताया। उसके चिल्लाने से सब एक जगह जमा हो चुके थे। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला और वहां से पंकज बाहर निकला। पूरे परिवार की नजरें उसकी तरफ घूम गई। सबने देखा कि पंकज ने आनंद की चप्पल पहन रखी थी। जीजा जी, ये क्या कर दिया आपने? मेरी चप्पल पहनकर बाथरूम चले गए? वाह, यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। एक चप्पल पहन ली तो इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। लगता है मुझे इस घर में मेहमान नहीं नौकर समझा गया है। इनका ये दामाद पना तो खत्म ही नहीं होता। इस बात ने तो जैसे पंकज के तन बदन में आग लगा दी। उसने यामिनी की तरफ गुस्से में देखा और बोला, चलो यामिनी, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। इस घर में मेरा कोई मान सम्मान ही नहीं है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? अब जीजा जी आप इतना नाराज मत होइए। आनंद छोटा है, नादान है, उसे माफ कर दीजिए। हमारे घर का सम्मान आपके होने से है। मुझे माफ कर दे? मैंने क्या किया भैया? मैं माफी क्यों मांगू? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। मेरी चप्पल पूछे बिना पहनी क्यों? पूरा हॉल बहस और शोर से गूंजने लगा। हर कोई अपनी अपनी बात कहने लगा। माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। तभी चंपकलाल जोर से चिल्लाए, बस करो सब लोग, ये घर है या चिड़ियाघर? दामाद जी मेहमान है और तुम लोग उनके सामने तमाशा बना रहे हो। सब एकदम चुप हो गए। ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। आनंद, माफी मांगो और चुपचाप बैठ जाओ। आज तुम्हारा खास दिन है, क्यों अपने दिन को बर्बाद कर रहे हो? आनंद ने भारी मन से माफी मांग ली। सॉरी जीजा जी, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। देखिए पापा जी, ये सही से माफी भी नहीं मांग रहा है। पंकज जी अब बस हो गया। आपसे भी गुजारिश है कि हर बात पर घर छोड़ने की धमकी देना बंद करें। अगली बार से ऐसा किया तो मैं खुद आपको घर आने से मना कर दूंगा। अब तो पंकज भी खामोश होकर बैठ गया। कुछ देर के लिए माहौल एकदम शांत हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक दरवाजे से एक भारी आवाज आई। अरे कोई है क्या? यह सब सुअर है। सबने दरवाजे की तरफ देखा। वहां चंपकलाल के ताऊजी खड़े थे। उनकी एंट्री ने पूरे घर को सन्न कर दिया। ताऊजी का आना हमेशा एक बड़े हंगामे का संकेत होता था। वो पुराने ख्यालों वाले और सख्त मिजाज के इंसान थे। घर में आते ही उन्होंने सभी को अपने पैर छूने का आदेश दे दिया। चंपक, सारे संस्कार भूल गए हो क्या? हाँ? पैर कौन छुएगा, तुम्हारा बाप? जब खुद का ये हाल है तो बच्चों को क्या सिखाओगे? अब माफी चाहूंगा ताऊ जी, वो मेरी कमर में बहुत दर्द है इसलिए झुक नहीं सकता। बच्चों चलो सब लोग ताऊ जी के पैर छुओ। बड़ा आया कमर दर्द वाला। मेरे सामने कमर दर्द की शिकायत मत कर, मैं तुझसे 20 साल बड़ा हूँ। झुक कर दिखाऊं क्या? अब नहीं नहीं ताऊ जी रुकिए ना, मैं छू रहा हूँ आपके पैर। चंपकलाल सहित सभी ने ताऊजी के पैर छुए। अरे ये क्या बेहूदगी है? पल्लू लो सबकी सब, और अब जाओ किचन में जाकर काम देखो। सारी लेडीज उनकी डांट से डरकर तुरंत किचन की तरफ भागी। हाय राम, इन्हें किसने बुला लिया? पापा जी के अलावा और कौन बुला सकता है? अब तो हमारी खैर नहीं। ये 2025 नहीं 1925 में जी रहे हैं। भगवान बचाए। सारी लेडीज किचन में पहुंच गई और यहाँ हॉल में सभी मर्द बैठकर बातें कर रहे थे। तो क्या सोचा है? जी हम सोच रहे हैं कि अगर आज बात बन जाए तो आज ही रोका करते थे। आज रोका करोगे? अरे पहले दहेज की बात कर लेना। दहेज कितना देंगे? नहीं नहीं ताऊ जी, हम दहेज नहीं लेंगे। क्या? ये कैसी शादी है जिसमें दहेज नहीं लोगे? पागल हो गए हो क्या? और लड़की देखी है तुम लोगों ने या वो भी नहीं देखी? लड़की अभी आएगी तो देख लेंगे। ये सुनकर ताऊजी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो सोफे से उठकर खड़े हो गए। हाय हाय, ये क्या बेहयाई है? लड़की यहाँ आकर दिखेगी। कैसे गंदे परिवार में शादी कर रहे हो? तुरंत फोन करो और कह दो कि लड़की को लेकर यहाँ ना आए। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई ताऊजी की बात सुनकर हैरान रह गया
उधर किचन में खड़ी महिलाओं ने भी ये सब सुन लिया। फूल देवी ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? ये ताऊ जी ने तो सब गड़बड़ कर दिया। सभी औरतें धीरे धीरे हॉल में आ गई। माहौल गहरा हो गया था। आनंद ने साहस जुटाया और ताऊ जी से कहा, बाबा अब जमाना बदल गया है, ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़की ना आए? उसे देखे बिना बात कैसे आगे बढ़ेगी? चुप रह, तेरे बाप को बोलने दे। तू क्या जाने रिश्ता तय करने के कायदे। बोल चंपक, ये सही है क्या? तेरे जमाने में ऐसा होता था? हम उन्हें मना नहीं कर सकते ताऊ जी, आजकल ऐसे ही होता है। अगर मना करेंगे तो रिश्ता होगा ही नहीं। अरे तो मत हो रिश्ता, ऐसे बेशर्म परिवार में रिश्ता करना ही क्यों है? अब आनंद ने आपा खो दिया। उसने ताऊ जी को घूरते हुए कहा, ये आपका जमाना नहीं चल रहा है जो बिना देखे शादी कर लो। ये शादी है, कोई खेल नहीं। अरे चुप, तेरे जैसे बच्चों की राय की जरूरत नहीं है। जो बड़े कह रहे हैं वो सही है। आनंद ने अपनी माँ फूल देवी की तरफ देखा और कहा, मम्मी अब समझाओ इन्हें, मैं बाहर जा रहा हूँ ताज़ी हवा लेने, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। फूल देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि ताऊ जी बोल पड़े। अरे वो तो बच्चा है, बच्चे जिद करते हैं, तुम लोग सही काम करो बस। फूल देवी का चेहरा उतरा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। इसी दौरान नमन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। सभी औरतें दौड़ती हुई किचन की तरफ भागी। किचन का हाल देखकर सबके होश उड़ गए। सारा खाना जल चुका था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ यामिनी। तुमने गैस धीमी नहीं की। मैंने? तुम्हें तो गैस बंद करनी थी। दोनों की बहस बढ़ने लगी। गुस्से में काजल ने पूरा पतीला उठाकर जमीन पर पटक दिया। पतीला गिरते ही जोर की आवाज हुई। हॉल में बैठे सभी मर्द भागते हुए किचन में पहुंचे। किचन के नजारे ने ताऊ जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ये क्या तमाशा हो रहा है? घर है या युद्ध का मैदान? तुम लोगों ने अपनी सारी तमीज खो दी है क्या? गुस्से में उन्हें खांसी आ गई और वो लड़खड़ा कर गिरने वाले थे कि सभी ने उन्हें संभाला और हॉल में ले जाकर पानी पिलाया। अब झगड़ा छोड़ो, बाहर से खाना मंगा लो, अभी भी समय है। अरे नहीं, काजल बनाएगी। उसने पतीला फेंका है तो खाना वही बनाएगी। पर खाना जला तो तुम्हारी वजह से था। मैंने तो जला हुआ खाना फेंका। अब दोनों के बीच फिर से बहस बढ़ने लगी। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, गौरव ने हाथ उठाकर कहा, दोनों चुप हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम बना लेंगे। ये आनंद की शादी की बात है, बाहर से मंगवाएंगे तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सभी को ये बात सही लगी। काजल और पूनम ने एक बार फिर किचन की कमान संभाल ली। ताऊ जी ने यामिनी को डांटते हुए कहा, तू भी जाकर मदद कर, मर्दों के बीच क्यों बैठी है? यामिनी सक पकाई और किचन की तरफ जाने लगी, पर तभी पंकज ने अपनी नाराजगी जाहिर की। यामिनी, तुम कोई काम नहीं करोगी? तुम भी तो यहाँ मेहमान हो। दामाद जी, ये मेरी बेटी का घर है और रहेगा। अब ज्यादा मत बोलिए। मर्दों के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो, ये क्या बदतमीजी है? बाबा आप चुप हो जाइए, जब से आए 100 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। आनंद, तमीज से बात करो, बड़े है वो। हॉल का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा कर रहा था और इसी बीच घर का लैंडलाइन फोन बजा। फूल देवी दौड़ती हुई फोन उठाने गई। फोन पर कुछ ही सेकंड बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे। लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, वो उसी से शादी करेगी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे धम से अपनी जगह बैठ गया। अचानक आनंद ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर दूसरे, तीसरे और धीरे धीरे पूरे घर में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। अरे भाई, ऐसा ड्रामा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये घर तो सच में चिड़ियाघर है। ये बात तो सच है। और इस तरह जिस दिन को सबने खास बनाने की सोची थी, वो दिन हंसी मजाक और बवाल में तब्दील हो गया।